नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th की 9th नंबर की पोयम की, जिस पोयम का नाम है उजाड़ उघड़े माळ रान ही। पोयम का नाम क्या है? उजाड़ उघड़े माळ रान ही, है ना। अब जैसा कि हम हमेशा ही देखते हैं कि पहले मैं आपको मराठी में पढ़ के बताता हूँ, बाद में हिंदी में समझाता हूँ। चलो, तो स्टार्टिंग करते हैं इस नाम से ही। इस नाम का मतलब क्या है? देखो, उजाड़, उजाड़ यानी बंजर, है ना। बंजर, उघड़े, उघड़े यानी जिसके ऊपर कोई ये ना हो, है ना, जो ढका हुआ ना हो, उसको कहते हैं उघड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोई जंगल होता है और जंगल के ऊपर क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कभी जिस पर्वत के ऊपर पेड़ पौधे नहीं है, उसे कहते हैं उजाड़ उघड़े माळरान। माळरान यानी पर्वत, है ना। लेकिन इस पोएम में इसके बारे में क्या बताया गया है ना। यहाँ पर यह बताया गया है कि जब वसंत ऋतु आता है, तब उजाड़ उगड़े माळरान देखिल मतलब बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ना। मतलब वो उस पर्वत के ऊपर भी कुछ ना कुछ दिखाई देता है जिसके ऊपर पेड़ पौधे ना हो। तो देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत पोएम है ये। लेकिन जिसने ये पोएम लिखी है, उस कवयित्री का परिचय सबसे पहले जान लेते हैं, है ना। चलो, आगे देखो। तो इस कवयित्री का नाम है ललिता गादगे। पोएट्री का नाम क्या है? ललिता गादगे। तो इनके बारे में जान लेते हैं। प्रसिद्ध कवयित्री ललिता गादगे एक बहुत ही पॉपुलर मतलब पोएम राइटर है। आगे देखो, इनके कुछ कविता संग्रह है, उनके नाम देखते हैं हम। फसवी क्षितिजे, फसवी क्षितिजे, फसवी यानी मतलब हमें मतलब चकवा देने वाली, है ना। क्षितिज, क्षितिज का मतलब जानते हो आप? कि जहां पर हमें आसमान जमीन से मतलब आसमान जमीन को लगा हुआ है ऐसा दिखाई देता है, उसको कहते हैं क्षितिज, है ना। मतलब हम जब नजर डालते हैं बहुत दूर तक, तब एक दूरी के बाद हमें ऐसा लगता है कि आसमान वहां पर जमीन से मिल गया हो, तो उस जगह को कहते हैं क्षितिज, है ना। और अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता, तो सुबह सुबह आपको जिस जगह से सूरज निकलता हुआ दिखता है, उस जगह को क्षितिज कहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अग्नि जल, देखो, एक हर एक नाम में कंट्रोवर्सी है। मतलब अग्नि और जल, अग्नि मतलब आग और जल यानी पानी, लेकिन इनके कविता संग्रह का नाम है अग्नि जल। संवेदन, है ना, जिसे हम सेंसिटिविटी भी कहते हैं, सेंसिटिविटी, है ना, ये इनके कविता संग्रह के नाम है। अब आगे देखो। आयुष्याच्या काठाकाठाने, आयुष्य यानी जिंदगी, काठा काठाने यानी जब वो समाप्त होने का वक्त आता है, जहां पर वो खत्म होने का वक्त आता है, उसको काठ कहते हैं, है ना। आगे देखो। दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, हे यांचे कथासंग्रह आहेत। देखो, इन्होंने बहुत सारे स्टोरी बुक भी लिखे हैं, जैसे की आयुष्याच्या काठाकाठाने, दुःख आणि अश्रू, प्राजक्ताची फुले आणि दाह, हे यांच्या कथासंग्रहाची नावं आहेत। आगे देखो। नाळबंधाची कहानी, नाळ, है ना, जो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, कि जब वो माँ की पेट में होता है, तब एक एक कनेक्शन होता है उस बेटे के और उसकी माँ के बीच में, उस कनेक्शन को कहते हैं नाळ, है ना। नाळबंधाची कहानी यानी अपना जो नाळ है, अपना जो कनेक्शन है, वो सिर्फ अपनी माँ के साथ ही रहता है। तो जाहिर है कि इस किताब में राइटर ने अपनी माँ के बारे में बताया होगा। आगे देखो। खिडकीतलं आभाळ, हे ललित गद्य प्रसिद्ध आहेत। खिड़की, खिड़की यानी पता है ना, विंडो। हाँ, विंडो। और आभाळ तो आपको पता ही होगा, आसमान, है ना। चलो, तो ये इनकी किताबें पॉपुलर है। अब आते हैं अपनी पोयम के ऊपर, है ना। देखो, प्रस्तुत कवितेत कवयित्रींनी वसंत ऋतूच्या आगमनामुळे सृष्टीच्या निसर्ग सौंदर्यातील बदलांचे मनमोहक वर्णन केलेले आहे। देखो, मतलब इस पोएम में हमको वसंत ऋतु जब आता है, तब उस वक्त
ये जो अपनी धरती है वो किस तरह का रूप ले लेती है, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत सा वर्णन किया गया है। अगर आप इस पोएम में जो भी चीजें बताई गई है, अगर आपने कभी वो चीजें देखी होगी या नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं, जब ये पोएम सुन लेना तब जरा अच्छे से उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेना, तब आपको पता चलेगा कि वाकई मतलब कितना खूबसूरत वर्णन यहाँ पर किया गया है। जाहिर है कि कुछ बच्चों को इस पोएम में जो भी बातें बताई गई है उनके बारे में शायद पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं जब समझाऊंगा तब बाद में उन चीजों को ऑब्जर्व कर लेना, आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पर जो बताया गया है इसको अनुभव करने में। चलो देखते हैं। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना। स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टी घेऊन आली ती नजराना। देखो मतलब यहाँ पर हमें जो पोएट है अपनी वो क्या बताती है कि स्वागत करण्या वसंत ऋतूचे रंग उधळले दिशा दिशांना, बेरड कोरड इथली सृष्टि घेऊन आली ती नजराना। यानी यहाँ पर बताया गया है कि वसंत ऋतु का जो स्वागत करने के लिए ये जो पूरी जो धरती है वो बहुत ही एक्साइटेड थी, और एक्साइटेड उसका जो एक्साइटेडनेस था उसने कैसे दिखाया है, वो जो धरती ने अपने रंग जो है ना, वो बहुत पेड़ों के माध्यम से उसने मतलब हर दिशा में उनको फैलाया है अपने रंगों को। तो इससे हमें धरती कितनी एक्साइटेड है वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए, इसका अंदाजा आता है। अब कोई बोलेगा सर वसंत ऋतु कौन सा होता है? देखो बच्चों, फरवरी और मार्च के बीच में का मराठी महीने आपको पता ही होंगे, है ना। वैसे ऋतु भी आपको पता होंगे, जैसे कि मुख्य ऋतु 3 होते हैं मराठी में, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा, है ना। लेकिन एक ऐसा ऋतु और उप ऋतु, जैसे मुख्य दिशा और उप दिशा रहती है ना, वैसे ही मुख्य ऋतु 3 और उप ऋतु है 6। तो इन्हीं उप ऋतु में से एक ऋतु है सीजन, है ना। कोई बोलेगा सर ये ऋतु ऋतु क्या लगा रखा है आपने? तो ऋतु यानी सीजन, है ना। जैसे मेन सीजन 3 होते हैं और सब सीजन 6 होते हैं। इन सब सीजन में से ही एक सीजन है जिसका नाम है वसंत, है ना। अब ये वसंत ऋतु की खासियत क्या है? देखो मतलब ये ना ठंडा होता है ना गर्म होता है ना। एक बहुत ही जैसा हमें चाहिए वैसा ये ऋतु होता है। ना इसमें आपको गर्मी लगती है ना जरूरत से ज्यादा ठंडी लगती है, मतलब एकदम सहज, जो कि हमें बहुत खूबसूरत लगे ऐसा इन्वायरमेंट इस ऋतु में होता है, उसको वसंत ऋतु कहते हैं। और ऐसा इन्वायरमेंट कब होता है? फरवरी और मार्च के बीच में, है ना, ये वसंत ऋतु आता है ना। यानी 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो ऋतु आता है उसको वसंत ऋतु कह सकते हैं, उस टाइम को। चलो, तो यहाँ पर बताया गया है कि वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए ये पूरी धरती जो है वो एक्साइटेड थी, और उसने अपना जो एक्साइटेडनेस है वो पेड़ों के रंगों के माध्यम से हर दिशा में फैलाया है। आगे देखो, गर्द पोपटी लेवून वसने मुरडत आली लिंबोनी। गर्द पोपटी लेवून वसने मुरडत आली लिंबोनी, जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफनी। देखो मतलब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है कि गर्द पोपटी, है ना, यानी बहुत ही पोपटी कलर, पता है आपको, ग्रीन, येलो ग्रीन, है ना। तो येलो ग्रीन, डार्क येलो ग्रीन जो वसने, वसने यानी वस्त्र, है ना। ये धरती जो है ये येलो ग्रीन कलर के जो वस्त्र है वो पहनकर आई है, ऐसा महसूस होता है। और देखो आगे क्या कहा है, मुरडत आली लिंबोनी। नीम का पेड़ पता है ना आपको, तो इसको उस दौर में ऑब्जर्व कर लेना जिस दौर में इसको नए नए पत्ते आते हैं, है ना। नीम का पेड़, है ना। अगर आप महाराष्ट्र में रहते होंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर आपको सबसे ज्यादा अगर कोई पेड़ हर जगह दिखाई देते हैं तो नीम के पेड़ दिखाई देते हैं, है ना। और उसकी खासियत कि जब उसको नए पत्ते आते हैं तो वो नए पत्तों का जो कलर है वो गर्द पोपटी यानी येलो ग्रीन रहता है। और राइटर कहता है कि ऐसा लगता है कि
वो जो नीम का पेड़ है उसको निम्बोनी क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको मतलब फीमेल किया गया है। ऐसा कहा गया है कि वो जो नीम का पेड़ वो नीम का नहीं बल्कि वो निम्बोनी का पेड़ है, और उसने मतलब वस्त्र पहन कर आया है वो, और उसके वस्त्र का कलर है गर्द पोपटी यानी येलो ग्रीन, है ना। आगे देखो, जर्द तांबडी कर्ण फुले ही घालून सजली नागफणी, है ना। जर्द तांबडी कर्ण फुले मतलब बहुत ही रेड कलर की जो कर्ण फुले यानी कानों में पहनते हैं ना लड़कियां औरतें कर्ण फुले, तो ये जो नागफनी नाम का जो पेड़ है उसको जो फूल आए हैं रेड कलर के, तो ऐसा लग रहा है कि वो नागफनी ने अपने कानों में वो रेड कलर के फूल पहनकर वो नागफनी वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए एक्साइटेड है। आगे देखते हैं, लुस लुस पाने अंगोपांगी झुले वडहा दंग होऊनी। लुस लुस पाने अंगोपांगी झुले वडहा दंग होऊनी, दुरंगी चुनरीत उभी ही घानेरी ही नटुनी थटुनी। देखो मतलब क्या बताया गया है यहाँ पर कि वड नाम का मतलब जिसको हम बनियन ट्री कहते हैं ना, तो उसके जो पत्ते हैं वो भी वसंत ऋतु में नए नए आते हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है वसंत ऋतु में, क्योंकि उसके पत्ते नए नए आए होते हैं। और इतना ही नहीं, आगे देखो, ये हुआ वर्ड का वर्णन, है ना, बनियन ट्री का। अब आगे देखो, दुरंगी चुनरी तो उभी ही घानेरी नटुनी थटुनी। अब घानेरी मतलब क्या कि आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लेना, क्योंकि घानेरी महाराष्ट्र में हर जगह मिलती है ना, और उसके फूल भी बहुत बहुत खूबसूरत रहते हैं। एक ही फूल के अंदर मतलब दो कलर आपको दिखाई पड़ेंगे, बीच में येलो और साइड में रेड, और उन रेड और येलो के बीच में आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, मतलब एक ही फूल में आपको तीन कलर दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, दुरंगी चुनरी तो उभी ही घानेरी नटुनी थटुनी। राइटर ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है वो जो घानेरी का जो पेड़ है उसके ऊपर भी दो कलर के फूल आते हैं, और ऐसा लग रहा है कि उसने वो उस कलर के कपड़े पहने हो, है ना। देखो मतलब पूरी धरती एक्साइटेड है वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए। आगे देखो, सळसळ सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिसा परी। सळसळ झळझळ पिंपळ पाने मऊ मुलायम मोर पिसा परी, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पानंदीवरी। देखो देखो यहाँ पर हर एक वर्ड का इस्तेमाल इतने मतलब सूझबूझ से किया गया है कि अगर आपको ये चीजें आपने कभी ऑब्जर्व की हो तभी आपको इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंट और इसकी खूबसूरती आपके समझ में आएगी। अगर कभी आपने पिंपल के पेड़ को ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पता होगा कि उसके जो पत्ते हैं वो जो हिलते हैं, उस हिलने की जो आवाज है वो इसी तरह से होती, कैसे, सड़ सड़ झड़ झड़, है ना। तो राइटर कहता है कि सड़सड़ झड़झड़ पिंपल पाने मऊ मुलायम मोर पिसापरी। वो जो पिंपल नाम का जो वृक्ष है उस वृक्ष के जो पत्ते हैं वो इतने मऊ मुलायम होते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो पत्ते नहीं बल्कि मोर के पंख है, कुछ इस तरह से उनकी हलचल हो रही है। आगे देखो, सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पानंदीवरी। सांबर लाल कळ्यांनी लखडून उभे स्वागता पानंदीवरी। देखो मतलब सांबर नाम का भी एक पेड़ होता है, और उसको जो कलियां आती है उसका रंग भी रेड होता है। राइट, पानंद, पानंद यानी गांव में जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो खेतों से निकलकर गांव में आते हैं उनको कहते हैं पानंद, है ना। पानंद यानी एक ऐसा छोटा रास्ता जिसकी दोनों तरफ से बहुत सारे पेड़ पौधे हो। तो राइटर कहती है कि वो पानंदी के साइड में सांबर के ऐसे वृक्ष है और उनको रेड कलर की ऐसी कलियां दिखाई दे रही है मानो वो वसंत ऋतु के स्वागत करने के लिए पानंद यानी जो छोटा रास्ता जिसके दोनों तरफ से पेड़ पौधे होते उस छोटे रास्ते के ऊपर वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए वो सांबर वृक्ष वहां पर खड़ा दिखाई दे रहा है। आगे देखो, हाँ,
पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती. पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती, कुसुमे सारी या जगातली पाहून त्यांना मनात झुलती. देखो पळस, देखो महाराष्ट्र के जंगलों में आपको ये पळस के बहुत सारे वृक्ष दिखाई पड़ेंगे. खास तौर पे इसको देखना तब अच्छा लगता है जब आपको रंग पंचमी आती है. तो रंग पंचमी के पहले इस पळस के वृक्ष को ऑरेंज कलर के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं और पुराने जमाने में इन्हीं फूलों का इस्तेमाल रंग पंचमी के कलर में किया जाता था, है ना. तो राइटर कहता है कि पळस फुले ही बहरून आली या मातीच्या अंकावरती. उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस धरती की गोद में वो जो पळस है वो बहर कर आया है और उसके जो फूल है, ऐसा लग रहा है कि इस धरती की गोद में वो फूल मतलब ऐसे सो रहे हैं या धरती की गोद के ऊपर वो दिखाई दे रहे हैं. आगे देखो, कुसुमे सारी या जगातली पाहुण त्यांना मनात झुलती. देखो मतलब हर एक का एक अपना अपना पीरियड होता है ना. जब पळस फूले जब आते हैं, उस पळस को जब फूल आते हैं, तब बाकी के सभी फूलों को लगता है कि कितने खूबसूरत फूल है. थोड़ी सी जलन महसूस होती है बाकी के फूलों को पळस पेड़ के फूल देखकर, क्योंकि बाकी को लगता है कि कितना भारी कलर है, काश हमारा कलर भी इनके जैसा होता. तो ऐसा यहाँ पर इमेजिन किया गया है, क्योंकि पळस के फूलों को देखकर बाकी के फूल भी मन में कहीं ना कहीं उसके ऊपर लट्टू हो जाते हैं या उनके मन में थोड़ी सी जलन जैसा कुछ महसूस होता है. बाकी के फूलों को, उनको भी लगता है कि काश हम भी इस पळस के फूलों जैसे होते तो कितना अच्छा होता. आगे देखो, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान. आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे माळ रानही गाऊ लागले वसंत गान. देखो, आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान. आंबा आपको तो पता ही होगा, आम का पेड़ है ना. तो मोहर यानी उसको जो फूल आते हैं आम के पेड़ को, उन फूलों को मोहर कहा जाता है, आम का मोहर. तो वसंत ऋतु के दौर में ही आम के पेड़ को मोहर आता है यानी फूल आते हैं, और उन फूलों से ही कोकिल है ना, कोयल जो है वो खूबसूरत सा गीत गाती है. और देखो यहाँ पर कितना अच्छा मौसम होगा. मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आपने कभी इन चीजों को महसूस किया होगा तभी आप इस पोयम की खूबसूरती जान पाओगे. अगर नहीं किया तो आगे से जब भी फरवरी और मार्च का महीना आएगा तब थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना इस धरती को. आपको इन सारी चीजें आपको उस वक्त दिखाई पड़ेगी, है ना. तब कुछ ऐसा ही कहा गया है कि आंब्याच्या मोहरातून आली कोकिळेची सुरेल तान, उजाड उघडे माळ रानही गाऊ लागले वसंत गान. देखो, तो आप लास्ट की जो लाइन है यहाँ पर हमें अपना जो शीर्षक था उसको एक्सप्लेन किया गया है कि पूरा मौसम, पूरी धरती हरी भरी है, फूल आए हैं. मतलब हर एक पेड़ को, जिसको फूल नहीं आए उसको नए पत्ते आए हैं, जिसको नए पत्ते नहीं आए उसको फूल आए हैं. और मतलब वसंत ऋतु के वक्त मानो पूरी धरती एक्साइटेड हो, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है. और ऐसे इस खूबसूरत वक्त में, ऐसे इस खूबसूरत से सीजन में, भले ही जो पर्वत जिसके ऊपर कोई पेड़ पौधा ना हो वो भी वसंत गान गाने लगता है ना. देखो मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेजिन यहाँ पर किया गया है कि पूरी धरती जब खूबसूरत दिखाई दे रही हो तो उस वक्त जो बंजर जमीन भी है, जो बंजर पर्वत भी है, वो भी वसंत ऋतु का गान, वसंत ऋतु का गीत गाने लगता है. तो कुछ इस तरह से बहुत ही खूबसूरत सी पोयम हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है. इसकी खूबसूरती को आप तभी महसूस कर पाओगे जब आपने ये चीजें कभी ऑब्जर्व की हो. तो देखो, तो आगे जब फरवरी और मार्च का महीना आएगा तब जरूर इन चीजों को ऑब्जर्व करो कि वाकई फरवरी और मार्च के बीच में अपनी धरती का जो इन्वायरमेंट है वो कितना खूबसूरत होता है. देखो, तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर राइटर ने वसंत ऋतु के वक्त
हमारी धरती किस तरह के रंग रूप लेती है, उसके ऊपर किस तरह के पेड़ पौधे, उनके पत्ते, उनके फूल दिखाई देते हैं, इनका बहुत ही अच्छा सा वर्णन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द पाटिल सर्स एकेडमी चैनल। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले इसमें।